जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। एनओएस से भाई डिस्कस करके एक फॉर्मूले को कंफर्म करके अच्छे से समझ कर दोस्त आपको समझाना चाहता हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो को लेट शूट कर रहा हूं। आप दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखना, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। टीए में दिया है तो कितने मार्क्स आएंगे, टीए में नहीं दिया तो कितने मार्क्स आएंगे, एनओएस के अंदर आपको कोई पास रिकॉर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, कितने परसेंटेज आपके बनेंगे, इन सभी चीज़ों के दोस्त ऊपर बात करूंगा। चाहे पब्लिक में हो या ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो, कितने परसेंटेज आपके आने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्त आपको पहले ही आपका रिजल्ट पता चल जाएगा कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे और इतने परसेंटेज बनेंगे। प्लीज़ एक ही चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखना। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगी है, शूट करने में टाइम लगा है, एक एक फॉर्मूले को दोस्तों डिफाइन किया है मैंने, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, नोटिफिकेशन की बात मैंने आपको कल भी बता दिया था, रीड करके तो बता ही दिया था दोस्त क्या क्या है, लेकिन आज मैं आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले चीज़ तो ये है, नोटिफिकेशन में साफ बात तो ये कह दिया गया है, क्राइटेरिया आपको दे दिया गया है, और जो भी बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो वो एंड में जब भी एग्ज़ाम हो रिजल्ट आने के बाद, चाहे ओपन ऑन डिमांड हो या पब्लिक हो, तो आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड ना हो अपने रिजल्ट से तो। ठीक है दोस्तों, आपका रिजल्ट कब आएगा? ये 31 जुलाई तक रिजल्ट आने के पूरे चांस है आपके भी सीबीएसई के साथ, वरना दोस्त 2-4 दिन लेट भी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूला लेट निकला है इसलिए थोड़ा रिजल्ट भी लेट निकलेगा। क्योंकि दोस्त बहुत बड़ी बात है दोस्त इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करना, कैसे अभी बताऊँगा, समझना पहले आप। दोस्त आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो 4 पॉइंट से स्टार्ट है, यानी कि जो असेसमेंट का तरीका जो है, पहले में ये बताया गया कि अगर आप एनओएस बोर्ड के अंदर थे और आप किसी भी 4 सब्जेक्ट में पास थे, लेकिन आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए एनरोल हुए थे एनओएस बोर्ड के अंदर, तो 4 सब्जेक्ट अगर आपके पहले से हैं एनओएस बोर्ड में, तो उसमें से 3 हाई सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, ऐसे 3 सब्जेक्ट के मार्क्स देखकर एवरेज निकाल के एक सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिया जाएगा। इसके फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा मार्क्स, अभी बताऊंगा, डीपली समझाऊंगा। इसमें क्या है मैं आपको जरिया बता दूं। देखो 3, 4, 5 कैटेगरीज हैं, उन 4-5 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी अगर आप फुलफिल करते हो तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। एक एक वीडियो को बनाने में, एक एक फॉर्मूले को समझने में, पूरा बात करके इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है इस वीडियो के ऊपर। ठीक है दोस्त, प्यार अपना फूल दबा के देना यार, ताकि सब जगह शेयर हो और एक ही बच्चा कन्फ्यूजन हो इस फॉर्मूले को लेकर। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है, फॉर लर्नर्स जो पास है 2 या 3 सब्जेक्ट में, मान लो 3 सब्जेक्ट में पास है और वो 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था जून में, तो उनके लास्ट 2 सब्जेक्ट के पास परफॉर्मेंस देखा जाएगा, यानी कि 2 सब्जेक्ट के क्या वो मार्क्स रहे हैं उसके एवरेज निकाल के जो भी उनका 2 सब्जेक्ट में उन्होंने अप्लाई किया था उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। जो विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं, जिनके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, तो दोस्त उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टीए में होता है, तो उसका थ्योरी जो होता है वो 80 नंबर का होता है, 80 मार्क्स का, और जो टीए में होता है दोस्तों, IA जो है इसका मतलब यहाँ पे है टीए में, तो आपका टीए में होता है 20 मार्क्स का। सभी सब्जेक्ट में टीए में 20 मार्क्स के नहीं होते, टीए में आपके थ्योरी के 20% होता है। जो भी आपका थ्योरी होगा उसका 20% टीएमओ को दे दिया जाता है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, ऐसे हमेशा ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि मान लो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 100 का 20% टीएमओ को दे दिया जाता है और 80 बचेगा थ्योरी के लिए। तो दोस्त ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 80 का थ्योरी होगा और 20 का आपका टीएमओ होगा, जिसके अंदर प्रैक्टिकल्स नहीं है। तो 80 में से आपको 26 लाना है थ्योरी के अंदर पास होने के लिए। टीए में आपने दिया हुआ है तो आपके ये पास को परसेंटेज को बढ़ा सकता है, बट ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। टोटल आपको 33% लेकर आना है पास के लिए, यानी कि दोस्तों 80 का 33% हो जाता है कितना, 26 नंबर। ठीक है, तो ये इसका पासिंग मार्क्स यहाँ पे आपको फॉर्मूले में बताया गया है कि ये आपका पासिंग मार्क्स है। जैसे कि विद प्रैक्टिकल, यानी कि जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल, जैसे कि मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, मास कम्युनिकेशन, होम साइंस, सब के अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में ये देखो दोस्त, यहाँ पे 80 का थ्योरी था, है ना, अब यहाँ पे 64 का थ्योरी होगा। जो प्रैक्टिकल वाली सब्जेक्ट है उसमें 64 का थ्योरी इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं समझाता हूँ। मैंने दोस्त बोला 80 का 20% आप निकालो, कितना आएगा, 80 का 20% आता है दोस्त 16। तो उसी तरीके से 80 का 20% 16, यानी कि टीएमए में दे दिया गया, बच गया। अगर आप 80 में से 16 माइनस करोगे दोस्त तो आपको 64 बच जाएगा। ये 64 आपके सभी प्रैक्टिकल वाले जो पेपर होते हैं उसके 64 मार्क्स का वो थ्योरी होता है, और 16 मार्क्स का दोस्त टीए में होता है, बाकी 20 मार्क्स सेपरेट होता है प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो 64 में से आपको 21 नंबर लेकर आना है थ्योरी के अंदर, 20 में से प्रैक्टिकल में आपको पास होने के लिए 7 मार्क्स लेकर आना है, और 16 में से जो भी आपके टीए में आपको मिल जाए दैट इज इनफ। ठीक है, तो इसको
है ना, इसको और इसको मिलाकर दोस्त आपके 33% होने चाहिए एटलीस्ट पासिंग मार्क्स जो है ये है, बाकी आपके कितने भी आ जाए। ठीक है दोस्त, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सब कुछ एग्जांपल के साथ बताया गया। जैसे कि मान लो कि पेंटिंग है, पेंटिंग सब्जेक्ट है दोस्त, इसका 24 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट होता है ये, और 70 का इसका प्रैक्टिकल है, और 6 नंबर का टीएमओ होता है। टोटल 100 मार्क्स हो गया। तो मान लो दोस्तों 24 में से आपके 8 नंबर आ गए, 8 नंबर आ गए, एंड 17 प्रैक्टिकल में से आपके 70 में दोस्तों 23 नंबर आ गए, और टीएमए में आपके 6 नंबर में से कुछ भी मिल जाए, लोगों को 6 भी मिल जाते हैं, 5 भी मिल जाते हैं, 4 भी मिल जाए, तो सबको मिलाकर 33% आपके होने चाहिए। दोस्त ये एक पासिंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पे बताया गया है कि कितने परसेंटेज यानी कि क्या पासिंग क्राइटेरिया है और कितने मार्क्स के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी दोस्त आपको ये समझ में आ चुका है कि कितने मार्क्स के आपके होते हैं। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि पासिंग जो क्राइटेरिया है, जो फॉर्मूला एनएच बोर्ड ने दिया है, वो किस तरीके से होगा। चलिए दोस्तों समझते हैं। चलिए समझते हैं टीएमए बेस्ड रिजल्ट आपका किस तरीके से बनेगा। सबसे पहला आपने नोटिफिकेशन में देखा कि नोटिफिकेशन ने क्या कहा कि अगर आप किसी 4 सब्जेक्ट में पहले से पास हो, ये 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में पास हो, आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में SYC आ रखी है, मतलब पहले से आप किसी अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो गए या अक्टूबर पब्लिक एग्जामिनेशन के या ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के, या 4 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए या 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तब आपके लिए ये एप्लीकेबल है, वरना ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए आपका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा। वो 1 सब्जेक्ट जिसके अंदर SYC आ रखी है आपकी, या 2 सब्जेक्ट में SYC आ रखी है, उसका रिजल्ट किस तरीके से ये प्रमोशन के द्वारा टीएमए के द्वारा बनेगा। उसमें देखो जैसे पहला आपका रिजल्ट है वो ये दिया हुआ है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है आपके पास, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स एंड डेटा एंट्री है। ये 5 सब्जेक्ट है आपके पास। आप इन 4 सब्जेक्ट में, स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट में पास हो। एक डेटा एंट्री ही सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपकी SYC लगी हुई है, मतलब आपका प्रैक्टिकल में भी फेल हो और थियोरी में भी फेल हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहा गया। तो यहाँ पे देखा गया क्या कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश में आपके 80 मार्क्स आए हुए थे, फिजिक्स में आपके 70, केमिस्ट्री में आपके 75 एंड मैथमेटिक्स में आपके 45। कोई स्टूडेंट है ये आए हुए हैं उसके। तो आपको डेटा एंट्री के थ्योरी में कितने मार्क्स मिल सकते हैं इस बेस पे। तो इसका कहना इतना था कि जो भी आपका जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट का उसका कहना ये था कि आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन को देखा जाएगा, मतलब प्रीवियस देखा जाएगा रिजल्ट को, कि उस प्रीवियस में आपके बेस्ट 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें आपके मार्क्स अच्छे आ रखे हैं। तो बेस्ट 3 यहाँ तो मेरे को दिख रहे हैं, आपका इंग्लिश दिख रहा है, और यहाँ मुझे फिजिक्स दिख रहा है, और यहाँ केमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट तो मुझे बेस्ट दिख रहे हैं जिसमें आपके बेस्ट मार्क्स आ रखे हैं। तो मैं इन तीनों का एवरेज निकाल दूंगा। तो इन तीनों का एवरेज क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे 80 है, 70 एंड 75, इन तीनों का सम कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो 80 प्लस में 70 प्लस में 75 प्लस में 75 डिवाइड बाय मैं 3 करूँगा, तो इन सब का कैलकुलेशन डिवाइड करने के बाद मेरा 75 आ जाएगा। इन सबको ऐडअप करके आप 3 से डिवाइड करना, तो आपका 75 आ जाएगा। जैसे ही 75 आया, अब मुझे चेक करना है, ये तो मेरा एवरेज मार्क्स आया, ये मेरा कोई मार्क्स नहीं है, ये मेरा कोई मार्क्स नहीं है। 75 मेरा एवरेज मार्क्स है, और ये मेरा 75 जो आया है वो मेरा मार्क्स नहीं है, ये मेरा क्या है, एवरेज मार्क्स है। अब इस एवरेज मार्क्स को मैं मार्क्स में कन्वर्ट करूँगा। कैसे मेरे मार्क्स बनेंगे, वो मार्क्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, जैसे मेरा डेटा एंट्री सब्जेक्ट है, तो मेरा डेटा एंट्री में 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है एंड 40 मार्क्स का मेरा जो होता है वो क्या होता है, थियोरी होता है, और 40 में 8 मार्क्स उसमें भी मेरा टीएमए होता है। तो बच्चा मेरा कितना, 32 मार्क्स मैक्सिमम थियोरी मार्क्स बच गया। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे, जो मेरा एवरेज मार्क्स आया 32 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड 100 का टोटल पेपर होता है उससे डिवाइड कर दूंगा। तो इन सबको कैलकुलेट करके अगर मेरा देखा जाए, कैलकुलेशन क्या होगी, इसमें 75 से 32 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपका 24 मार्क्स बनेंगे। मतलब 24 मार्क्स आपके थ्योरी में बन जाएंगे। टीएमए में जो भी मार्क्स आपको मिल रखे होंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके प्रीवियस के बेस पे ही कैलकुलेट किया जाएगा, जो नीचे अभी मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। तो उस तरीके से आपका पूरा टोटल मार्क्स आपके दिखेंगे रिजल्ट के बाद। अब देखो मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको बता देता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अभी यहाँ पे प्रीवियस अगर कैलकुलेशन देखो तो प्रीवियस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। आपको डेटा एंट्री का प्रैक्टिकल जो है मार्क्स वो आपको बताने हैं। तो 2 सब्जेक्ट के बेस पे मैं तीसरे का आपका रिजल्ट निकाल रहा हूँ, किस तरीके से प्रैक्टिकल मार्क्स मेरे बनेंगे। तो यहाँ अगर आप देखो तो मेरा फिजिक्स में 18 मार्क्स मिले हुए आउट ऑफ 20 एंड केमिस्ट्री के अंदर 19 मिला है आउट ऑफ 20।
तो मैं इससे अगर एवरेज मार्क्स निकालूँ तो मेरा एवरेज क्या होगा, 18 प्लस में 19 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 37 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 18.5 के आसपास। तो 18.5 जो है मेरा एवरेज मार्क्स आया है किसका, आपका डेटा एंट्री के लिए एवरेज मार्क्स। तो डेटा एंट्री के लिए मेरा एवरेज मार्क्स तो ये आ गया 18.5। अब आगे देखो क्या बात आती है, इसको मैंने कैलकुलेट करके 18.5 मैंने निकाल लिया। अब 18.5 तो मेरा एवरेज मार्क्स आया है, तो एवरेज से मुझे मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मार्क्स में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि एवरेज मार्क्स जो मेरा ऑब्टेन हुआ उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल, जो मैक्सिमम मार्क्स है। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने का प्रैक्टिकल होता है, 60 का प्रैक्टिकल होता है, और डिवाइड में टोटल कितने का पेपर होता है, 100 का। तो मेरे पास मार्क्स कितने आए थे, 18.5 आया था, मल्टीप्लाई में उसमें मैं क्या कर दूंगा, 60 डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, मैक्सिमम मार्क्स डिवाइड बाय 100। इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 11 मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल के अंदर डेटा एंट्री के बन जाएंगे। किसके बेस पे, वो प्रीवियस जो मेरा रिजल्ट था उसके बेस पे बना। तो ये मेरे 2 थे प्रीवियस, तो मैंने 2 बनाए। अगर मेरे 3 होंगे तो मैं 3 का एवरेज निकाल लूँगा, तीनों सब्जेक्ट को यहाँ लिख लूँगा, उनका एवरेज निकाल के कर लूँगा। अगर मेरा ओनली 1 हुआ तो उसका एवरेज कैसे निकालूंगा, जैसे फिजिक्स में मेरे 18 आ रखे हैं तो 18 ही ओनली एक ही सब्जेक्ट है मेरा प्रीवियस, तो बस मैं 18 ले लूँगा और उसको क्या कर दूंगा, इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है 60 अपॉन में 100, इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये डिवाइड करने के बाद मेरा जो भी मार्क्स आएगा वो मेरे मार्क्स अपीयर होंगे मेरे रिजल्ट के ऊपर। तो वो एवरेज निकालना है बस। एवरेज अगर 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। यहाँ पे मैंने पूरा जो है डिटेल यहाँ पे लिख दिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ईजी वे में बिल्कुल समझाने का सोचा है मैंने। बिल्कुल एक एक फॉर्मूला जो है पानी पानी की तरह, पूरा जैसे पानी फैलता है ना वैसे आपका माइंड में फैल जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, अभी मैंने सीनियर सेकेंडरी का लिया, 12th क्लास का। अब मैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छा सा। वो एग्जांपल क्या है, जैसे कोई 10th का स्टूडेंट है, वो उसके हिंदी में आपके 70 मार्क्स आ रखे हैं, इंग्लिश में SYC आ गई, मैथ्स के अंदर 64 मार्क्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 61 है, एंड सोशल साइंस में उसके 75 मार्क्स आ रखे हैं। तो इस बेस पे उसकी जो इंग्लिश के मार्क्स है वो क्या बन सकते हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स के लिए पहले बेस्ट 3 का रिकॉर्ड देखेंगे हम। तो यहाँ 70 है, यहाँ 64 है एंड 75 है। इन तीनों का बेस्ट में देखूँ तो इन तीनों को मैं सम करके 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा एवरेज मार्क्स 69.6 निकला। एवरेज मार्क्स कितने निकले, 69.6। अब 69.6 जो है मेरा, ये 69.6 ये मेरा एवरेज मिला है। तो ये 69.6 को मैं यहाँ 70 भी लिख सकता हूँ, 70 मार्क्स मेरे बन जाएंगे। अब इस 70 मार्क्स को मुझे क्या करना होता है, जो थ्योरी के मैक्सिमम मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, ये हमेशा फॉर्मूला याद रखना आपको। जो भी आपका एवरेज निकलेगा, ये मेरा एवरेज निकला है, तो एवरेज को जो मेरा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होगा, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितना है मेरा इसका, अगर देखो तो क्या है ये इंग्लिश का पूरा 100 का पेपर होता है। तो 100 में क्या होता है, उसका 80 मार्क्स का जो होता है थ्योरी पेपर होता है एंड 20 मार्क्स का उसका TMA होता है। तो 80 इसका मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स हो जाएगा, डिवाइड बाय इसका 100 हो जाएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा मैं, तो मेरा इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मेरा 56 मार्क्स मेरे बन जाएंगे। मेरा मतलब जो रिजल्ट के अंदर दिखेगा वो 56 मार्क्स दिखेगा। लेकिन ये थ्योरी के मार्क्स हुए। अब जो TMA के मार्क्स मुझे मिले हुए होंगे उस TMA मार्क्स को मैं इसमें जोड़ दूंगा, मेरे टोटल मार्क्स मेरे बन जाएंगे इस बेस पे। तो 10th क्लास के बच्चे खुश हो जाए ये देख के रिजल्ट को, अगर उनके प्रीवियस कुछ है ही ऐसा तो। अब ठीक है, अब देखेंगे अब हम कि अगर किसी कारण से किसी स्टूडेंट के लोअर मार्क्स आ गए होंगे किसमें, पहले किसी एग्जामिनेशन में, जिसके 4 वाले देख लिया जाए कि 4 सब्जेक्ट में पास है, तब उनका क्या होगा। तो सीनियर सेकेंडरी में स्टूडेंट है जिसके पास क्या है, यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, पोल है, हिस्ट्री है, और एक सब्जेक्ट SYC वाला तो मिलेगा ही, जियोग्राफी है। मतलब इनके बेस पे, इन चारों के बेस पे मुझे जियोग्राफी का रिजल्ट बनाना है। तो मैं जियोग्राफी का रिजल्ट किस तरीके से देखूंगा, तो मेरा जो मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा वो देखते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से। मेरे पास कितना है, यहाँ पे मेरे बेस्ट वाला देख लिया मैंने, बेस्ट 3 वाला, एक 50 है, 44 है एंड 49 है। 50, 44 एंड 49 किस में मिले हुए हैं, मैं यहाँ देखूंगा मेरा हिंदी में 50 मिला है एंड 44 मेरे को इंग्लिश में मिला है एंड 49 मुझे हिस्ट्री में मिला है। मेरे पोल में थोड़े कम नंबर है, 38 नंबर, ठीक है, लेकिन मैं उसे जोड़ूंगा ही नहीं, मैं जोड़ूंगा यहाँ 50, 44 एंड 49 नंबर। तो इन तीनों का मैं एवरेज मार्क्स निकाल लूँगा। तो इन तीनों का एडअप कर दिया मैंने। तो एडअप करने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे 80, 130, 143 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो आपका 48 आ जाएगा, मतलब 47 पॉइंट कुछ आता है, तो वो 5 से ज़्यादा होता है, इसलिए 48 मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है। अब 48 लिया। अब ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में मेरा 20 का जो होता है वो मेरा प्रैक्टिकल ही होता है।
तो 80 नंबर का मेरा थ्योरी होगा और थ्योरी का 80 नंबर है तो 16 नंबर का मेरा क्या होगा इसमें TMA। तो बचा कितना मेरा 64 मार्क्स का इसका मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स बचेगा। ठीक है, मतलब 80 में से 16 माइनस कर दूंगा तो 64 आ जाएगा। अब 64 मेरा जो मार्क्स है वो लिख दिया डिवाइड बाय 100, तो आप जानते ही हो, तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स डिवाइड बाय 100, तो मेरा 48 जो है एवरेज निकला था, मल्टीप्लाई में 64 मेरा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स डिवाइड बाय 100 किया, तो मेरे 31 मार्क्स मेरे थ्योरी में ज्योग्राफी के बन जाएंगे। ठीक है, अब मुझे प्रैक्टिकल मार्क्स निकालने होंगे, तो मैंने प्रैक्टिकल मार्क्स के लिए आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। कौन सा था मेरा यहाँ पे एग्जांपल, ये वाला। इस एग्जांपल के थ्रू ही आप प्रैक्टिकल मार्क्स निकाल सकते हो अपना। और प्रैक्टिकल मार्क्स इसमें अगर आप देखो तो मेरा यहाँ पे है सब्जेक्ट, मेरे प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें मेरा यहाँ देखो तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट मेरा प्रैक्टिकल का नहीं है। तो मेरा ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल के मार्क्स किस बेस पे मिलेंगे, तो उसका बेस कुछ और ही रखा जाएगा, इस पर कोई बताया गया नहीं है, या वो आपके जो होंगे थ्योरी के बेस पे ही क्या होगा, जो भी देख के थ्योरी के मार्क्स पे ही वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब यहाँ पे कई जनों के ये ज़्यादातर जो होते हैं मोस्टली स्टूडेंट उनके पास 5 ही स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है वही होता है, लेकिन जिसके पास 6 सब्जेक्ट है तो वो अपना कैलकुलेशन इसी हिसाब से बिल्कुल सेम फॉर्मूले का यूज़ करके कर सकते हैं। मैंने 5 वाले के लिए पूरे कैलकुलेशन किया है और अभी जितने भी मैं बताऊंगा वो 5 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए ही बताऊंगा। 6 वाले में कैलकुलेशन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है, आप उस तरीके से ही करना, बड़े मज़े तरीके से करोगे, मज़ेदार तरीके से। अब आता है 4.2, मतलब जो नोटिफिकेशन में 4.2 कहता है, वो 4.2 कहता क्या है, वो कहता है अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के जो 2 या 3 विषय में पास हो, मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट के अंदर ही वो स्टूडेंट पास होंगे, 2 या 3, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में भी पास है, तब उनका रिजल्ट तो बना 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, क्योंकि देखो अगर 5 सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट के पास, अगर वो 2 में पास है तो 3 का वो फेल होगा, या 3 में पास था वो तो 2 में वो फेल होगा। अगर भैया उसके पास से 6 सब्जेक्ट हो गए तो 6 सब्जेक्ट होते ही वो फिर अगर 2 में पास हुआ तो 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट इस बेस पे बनेगा, और अगर 3 में पास हुआ मतलब 3 में पहले पास है तो 3 सब्जेक्ट का इस बेस पे रिजल्ट बनेगा। तो वो रिजल्ट कंडीशन है, बस याद रखना 2 या 3 में पास हो स्टूडेंट तो आपके लिए ये क्राइटेरिया चलेगा, वो क्राइटेरिया देख लो आप। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी आपको मार्क्स मिले हुए होंगे, जो भी मार्क्स आपको ये मिले हुए हैं उनका एवरेज निकालना, सबसे पहले सम करना है, जो भी रिजल्ट दे रखा हो, 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, मैं 2 को लेके चलूंगा, ठीक है, 3 को क्योंकि पहले लेके चला हूँ, इससे ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर मैं 3 को लेके चला था, अब 2 को लेके चलूंगा, तो 2 का मैं एवरेज निकालूंगा, मल्टीप्लाई मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स से करूंगा और डिवाइड में 100 करूंगा। ये फॉर्मूला ही लगना है, ये माइंड में बिठा लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी होगा ये सब चीज़, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है हमारा, उन स्टूडेंट का रिजल्ट है ये कि हिंदी में जो था वो 70 मार्क्स आया है और इंग्लिश में जो था वो 65 मार्क्स आया है, लेकिन 3 सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट जो था वो SYC आ गई, SYT भी कहते हैं, SYC किसी भी तरीके से जो भी आया हुआ वो आया हुआ यहाँ पे, लेकिन SYC शो कर रहा है, ये देख लेना, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल थ्योरी सब में फेल होंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर बात आ जाए यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे मैथ्स है, यहाँ पे होम साइंस है, बिजनेस स्टडी है, अब मुझे इनमें निकालना है, इन तीनों का ही कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट का करता हूँ, तो यहाँ पे मैथ्स का कैलकुलेशन किया गया है, मैथ्स सब्जेक्ट का। तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका जो होगा, मेरा एवरेज लेकर जाएगा। अब यहाँ पे एवरेज मैं देखूँगा, 2 ही सब्जेक्ट है मेरे, तो इन 2 सब्जेक्ट का मैं एवरेज देखूँगा, तो 70 प्लस में 65, इन दोनों का एवरेज आप देखो तो 70 और 60 को देखो आप तो 130 और 5, तो 135 आ जाएगा, और डिवाइड बाय में 2, क्योंकि अभी हम ऊपर 3 सब्जेक्ट ले रहे थे, 3 से कर रहे थे, यहाँ 2 है तो 2 से करेंगे, 2 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा 67 आया हुआ। मतलब अगर मैं देखूँ यहाँ से तो मेरा आएगा, जिस हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा 67 6 और 1 ये 0.5 आएगा, 67.5 आएगा। तो यहाँ पे 67 लिखा हुआ है, तो आप इसे चेंज भी, इसे आप 68 भी अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका रिजल्ट जो मार्क्स आ रहे हैं वो अप्रोक्सीमेशन में ही आएंगे। अप्रोक्सीमेशन देखो मैं बताऊंगा अभी कैसे अप्रोक्सीमेशन देखा जाएगा। तो ये मेरे मार्क्स कितना बना, 68 मार्क्स बने, ठीक है। अब देखा जाएगा किसका, मेरा किस सब्जेक्ट का, मैथ्स का देखा जा रहा है। तो मैथ है 10th क्लास का, ये है जो रिजल्ट बना रहे हैं हम स्टूडेंट का, ये सेकेंडरी का है। तो सेकेंडरी का मैथ्स का पेपर जो होता है वो पूरा 85 मार्क्स का होता है, 15 का उनका प्रैक्टिकल होता है। तो 85 का जो होता है 33% जो है, 85 का जो होता है 33%, मतलब ये कह सकते हो कि 85 का पहले 20% जो है वो हमारा TMA होता है, 85 का 20% जो होता है वो हमारा
TMA, तो TMA का 85 का 20% अगर देखूँ तो मेरा 17 होता है, तो TMA का 17 मार्क्स इसमें से हटा दूँ मैं तो 67% मेरा जो 67 मार्क्स होगा वो मेरा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स बनेगा। तो 67 मेरा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स बन जाएगा। एंड इसका 33% देखूँ तो वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका मुझे 33% पासिंग मार्क्स होता है मेरा, तो वो आप देख लेना। तो मेरे को पासिंग मार्क्स तो यहाँ देखना नहीं है, तो मुझे क्या देखना है यहाँ पे, मेरा यहाँ पे 68 आ जाएगा और मल्टीप्लाई या 67 भी ले सकते हो, ठीक है। और 67 मार्क्स मेरा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स है, डिवाइड बाय मेरा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे जो मेरा 55 पॉइंट कुछ आता है, तो अप्रोक्सीमेट मेरा 40 यहाँ पे मेरा जो है 45 आएगा आंसर एंड अप्रोक्सीमेट मेरा 46 मार्क्स बनेंगे। तो 46 to 50 के आसपास हमारे जो है इसमें सब्जेक्ट में मार्क्स बन सकते हैं, और मतलब थ्योरी में ओनली। और उसके बाद TMA भी जुड़ेगा और इसमें प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल अगर होता है सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल मार्क्स भी मेरा इसमें जुड़ेंगे। देख लो यहाँ मैथ्स है, मैथ्स में प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का, तो जो भी इसमें मैक्सिमम मार्क्स मुझे मिल सकते हैं प्रैक्टिकल के वो मेरे मिलेंगे। तो उस तरीके से मेरा यहाँ पे रिजल्ट बन सकता है। तो मेरा जो थ्योरी मार्क्स है वो थ्योरी मार्क्स आपने समझ लिया कि 46 से लेके 50 तक मेरा जो है थ्योरी मार्क्स बनेगा। फिर TMA मार्क्स भी इसके अंदर जुड़ेगा एंड TMA के बाद मेरा इसके अंदर प्रैक्टिकल के भी मार्क्स मेरे इसमें ऐड अप होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट का मैंने मैथ्स का यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। अब इसी तरीके से आप होम साइंस को भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड बिजनेस को भी। चेंज क्या होगा इनमें चेंज बस ये होगा 67/100, ये चीज़ तो सेम ही रहेगा, सब में 68 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो होम साइंस है फिर बिजनेस है, तो इनके आपके मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स आप देखोगे, मतलब TMA को हटा के जो भी होगा यहाँ लिखोगे डिवाइड बाय 100 और कैलकुलेट आप कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अब आप देखो तो इसी मार्क्स क्राइटेरिया के ऊपर आप सभी सब्जेक्ट के जो है मार्क्स वो आप निकाल सकते हो, और आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके माइंड में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसका कैलकुलेशन किया है। जो मेन पॉइंट आपको समझना है वो है 4.3 वाला पॉइंट। ये मेन पॉइंट इसलिए है जो आपके बहुत सारे बच्चों के डाउट को, कन्फ्यूजन को दूर करेगा। क्यों? देखो इसमें क्या लिखा है, फॉर लर्नर्स ऑलरेडी पास्ड इन वन सब्जेक्ट ओनली। ऐसे स्टूडेंट दोस्त जो एक सब्जेक्ट में पास है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास वो होने चाहिए, कंपलसरी है भाई ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं दोस्त इसके अंदर ऐसा क्या है। इसके अंदर ये लिखा गया है ऐसे स्टूडेंट जो वन सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। 4.3 को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, बाकी ऊपर के दो डिफाइन हो गए 4.2 तक, फिर अभी 4.4 पे आऊँगा। पहले 4.3 को समझते हैं हम। इसमें दोस्त ये लिखा है कि अगर आप सिर्फ वन सब्जेक्ट में पास हो तो ऐसे कोर्सेज के अंदर TMA अपलोड, मान लो दोस्त TMA भी अवेलेबल ना हो, ऐसे किसी भी स्ट्रीम में, जैसे कि स्ट्रीम 2 है TMA नहीं होता, तो ऐसे कोर्स या ऐसा दोस्त स्ट्रीम जिसके अंदर TMA नहीं होता, TMA कोई एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि स्ट्रीम 2 हो गया, स्ट्रीम 3 हो गया, स्ट्रीम 4 हो गया, है ना, ऑन डिमांड वाले जो बच्चे हो गए, तो ऐसे बच्चों को मार्क्स कैसे दिया जाएगा भाई? तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसे बच्चे जिनके पास कोई TMA नहीं होता और वो स्ट्रीम 2, 3, 4 के बच्चे हैं, लेकिन उनके पास एक सब्जेक्ट, मिनिमम एक सब्जेक्ट NUS बोर्ड के अंदर तो होना चाहिए, रिकॉर्ड के अंदर, तो आपको उस रिकॉर्ड के बेस पे और लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन जो NUS के अंदर सेम कोर्स के हुए हैं उसके बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। अभी लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन का फंडा क्या है आपको दोस्त, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। समझो दोस्त एक बार हुआ क्या, देखो मान लो दोस्त मैं हूँ आर्ट्स से, हैं, और मेरा फ्रेंड है दोस्तों मान लो कॉमर्स से, ठीक है, और मेरा एक और फ्रेंड है दोस्तों मान लो वो साइंस से। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो मान लो कि 2018 में बच्चों के कितने परसेंटेज आए थे और कितने कितने मार्क्स आए थे आर्ट्स वाले बच्चों के, फिर कॉमर्स वाले बच्चों को ही 2018 में कितने परसेंटेज आए थे और कितने कितने मार्क्स आए थे, फिर 2018 में साइंस वाले बच्चों के भी कितने परसेंटेज आए थे, कितने बच्चों के कैसे कैसे मार्क्स आए थे। यही सेम चीज़ 2019 में देखा जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कही गई है। लास्ट ईयर जब बच्चे प्रमोट हुए थे उस टाइम भी 3 पब्लिक एग्जामिनेशन को देख के एग्जाम में मार्क्स दिए गए थे। 20 और लिख देते हैं हम, 19 और 20, 19 एंड 20 दोस्त। लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के मार्क्स को देखते हुए मान लो दोस्त मैं आर्ट्स का हूँ, ठीक है, अब आर्ट्स के बच्चों के मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। मान लो अभी जैसे कि नोटिफिकेशन में बताया गया 4.3 के अंदर कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आप पास हो, NUS बोर्ड के अंदर आपका एक सब्जेक्ट का, कोई सा भी सब्जेक्ट का रिकॉर्ड है तो, और आप जिस कोर्स के हो उसी सेम कोर्स का रिकॉर्ड NUS बोर्ड
देखेगा, क्योंकि आपके पास टीएमओ तो है नहीं, तो लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन को देखा जाएगा कि किन किन बच्चों के कितने परसेंटेज आ रहे हैं। अब इस समय बच्चों के मान लो 70 परसेंटेज आ रहे हैं, इस समय 72 आ रहे हैं, इस समय 68 परसेंटेज आ रहे हैं, तो इन तीनों ईयर को निकाल कर, एवरेज निकाल कर मुझको परसेंटेज दे दिया जाएगा या मुझको मार्क्स दे दिया जाएगा। दैट मीन्स ये कि दोस्त मेरे को मार्क्स जो दिया जाएगा, मैं आर्ट्स स्ट्रीम से हूँ, आप मेरे बगल वाला साइंस है, वो कॉमर्स है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दोस्त मार्क्स इस तरीके से दिया जाएगा कि लास्ट के जो 3 पब्लिक एग्जामिनेशन हुए हैं उन पब्लिक एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि अच्छा इस आर्ट्स वाले बच्चों के 2018 में ऐसे मार्क्स आए थे, 2019 में इस तरीके से मार्क्स आए थे और 2020 में इस तरीके से मार्क्स आए थे, तो 2021 में भी इस तरीके से ही मार्क्स आएंगे और वैसे ही मार्क्स मुझे भी दे दिया जाएगा। जो फॉर्मूले बताएगा तो मैं आपको वो पहले समझा रहा हूँ। सेम वही कॉमर्स वाले बच्चों पे भी एप्लीकेबल है और साइंस वाले बच्चों पे भी वही देखा जाएगा। लास्ट 3 पब्लिक एग्जामिनेशन के रिकॉर्ड देखकर ही मार्क्स दिया जाएगा। और दोस्त एक सब्जेक्ट कम से कम आपका एनएस बोर्ड के अंदर होना चाहिए, कोई सा भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर एनएस बोर्ड के अंदर दोस्त कोई सा भी आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, है ना, कोई सा ये पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड नहीं है, ना टीएमए होता है, तो ना कोई टीएमए है आपके पास, ना ही कोई पास्ट परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड है आपके नाम, ठीक है, तो उन बच्चों को क्या करना होगा मैं दोस्त अभी बता देता हूँ। नोटिस के अंदर जो बताया गया है उन बच्चों को देखना है 13 पॉइंट। 4.3 वाला जो पॉइंट है वो समझा रहा हूँ मैं, जिनका कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही कोई टीएमए अवार्ड्स यानी कि ना ही कोई टीएमए अवेलेबल है उन बच्चों के लिए। तो उन बच्चों का दोस्त जो रिजल्ट आएगा उनके रिजल्ट के अंदर एनसी लिखा आएगा, यानी कि नॉन कंप्यूटेबल, यानी कि आपका रिजल्ट कंप्यूटेबल लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई टीएमए भी नहीं है, ना ही कोई पास्ट रिकॉर्ड है। तो ऐसे बच्चों को दोस्त जब भी, यानी कि पास्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है और ना ही कोई टीएमए है, तो जब भी दोस्त नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, पब्लिक एग्जामिनेशन या ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, तो ऐसे बच्चों को नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिनका कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं है और ना ही उनके पास कोई टीएमए जैसा कोई चीज़ है। तो उन बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब भी पब्लिक या नेक्स्ट टाइम जब भी 1 महीने या 2 महीने बाद ऑन डिमांड एग्ज़ाम हो, जब भी एग्ज़ाम हो ये देना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में दोस्त 13 नंबर पे ये बता दिया गया है। बाकी दोस्त और मान लो कि जिनका पास दोस्त पास परफॉर्मेंस नहीं है ना, लेकिन दोस्त बस एक सब्जेक्ट का रिकॉर्ड है एनएस बोर्ड के पास, मान लो टीओसी का रिकॉर्ड भी है, टीओसी के थ्रू आप एनएस बोर्ड के अंदर आए हो, तो भी अगर एक रिकॉर्ड तो बन गया, तो दोस्त लास्ट 3 सालों के बच्चों को कैसे कैसे मार्क्स आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड देखते हुए आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। अभी दोस्त मैंने आपको समझाया। तो दोस्त 4.3 जो मैंने पॉइंट आपको बताया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि उन बच्चों के लिए जो अभी ये सोच रहे थे कि मेरा कोई एनएस बोर्ड में ना कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई टीएमए है, ना ही कुछ मेरे पास कोई इंटरनल असेसमेंट है, तो मुझे मार्क्स कैसे दिया जाएगा। तो आपको बता दो दोस्त, ऐसे स्टूडेंट को फिर से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, चाहे ऑन डिमांड में या पब्लिक एग्जामिनेशन में, जब भी सिचुएशन ठीक हो जाए उस टाइम देना पड़ेगा। बाकी दोस्त जो 4.4 पॉइंट है इसमें क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट टाइम एनएस बोर्ड के अंदर अपेयर हो रहे थे और ना ही उनके पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हुए थे, लेकिन जो वो एक सब्जेक्ट में पास हो एनएस बोर्ड के अंदर, है ना, या एक सब्जेक्ट उनके पास कोई रिकॉर्ड है एनएस बोर्ड का, एंड या उनके पास टीएमए हो, है ना, एक सब्जेक्ट का रिकॉर्ड पास सब्जेक्ट उनके पास हो और उनके पास टीएमए हो, यानी कि वो टीएमए अपना सबमिट करवा चुके हैं जून एग्जामिनेशन के अंदर। तो दोस्त ऐसे बच्चों का जो मार्क्स होगा वो टीएमए के बेस पे क्या किया जाएगा, कंप्यूटेशन, यानी कि दोस्त टीएमए के बेस पे आपके मार्क्स को निकाला जाएगा। बाकी दोस्त अगर एक सब्जेक्ट का भी रिकॉर्ड अगर एनएस बोर्ड के अंदर है तो आपके मार्क्स को निकाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 4.4 यहाँ पे समझ आ गया आपको। अगर पास परफॉर्मेंस नहीं है तो टीएमए होना चाहिए या एक सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। अगर पास परफॉर्मेंस भी नहीं है, टीएमए भी नहीं है, एक सब्जेक्ट में आप पास भी नहीं हो, कोई सा रिकॉर्ड भी नहीं है, तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसा दोस्त नोटिफिकेशन में है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ पूरे अच्छे तरीके से। अब बात है उन स्टूडेंट के लिए, प्यारे भाइयों और बहनों के लिए, जो इस बार पहली बार इस जो 12th क्लास का था या 10th क्लास का था, वो अप्रैल एग्जामिनेशन जो था वो पहली बार देने वाले थे, फ्रेशर थे वो स्टूडेंट। तो भैया फ्रेशर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनमें कि भैया मेरे रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, क्या बनेगा, किस तरीके से। तो उनके लिए मैंने बड़ा ज़बरदस्त कैलकुलेशन दिया यार, अच्छे तरीके से देखना, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से ये पानी की तरीके से समझाया है। ये पूरा स्लाइड जो है, ये जो दिया हुआ है स्लाइड, उसकी और उसकी लिंक दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सब कुछ आपको टेंशन नहीं होगा कुछ भी, ठीक है, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम,
यहाँ पे फ्रेशर के लिए 12th का मैंने लिया है। फ्रेशर मेरा जो स्टूडेंट है वो 12th का स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए लिया गया। जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला यही है कि मीन निकाला जाएगा आपका थ्योरी मार्क्स का मिनिमम और मैक्सिमम का, एंड मल्टीप्लाई किया जाएगा उसे टीएमए के रेशो से। मतलब मुझे मैक्सिमम मार्क्स कितने पासिंग चाहिए, जो मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी के होते हैं वो, प्लस में मुझे कितने पासिंग के लिए चाहिए उसको एडअप कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा टीएमए का रेशो देखा जाएगा, मतलब टीएमए मुझे कितने मार्क्स मिले डिवाइड बाय टीएमए कितने का होता है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अभी कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा आपको। देखो एक मैंने यहाँ टेबल दिया है, पहले टेबल को समझो। टेबल में क्या है, थ्योरी का, जैसे फिजिक्स का आपका पेपर है, फिजिक्स का पेपर जो होता है वो हमारा 80 का पेपर होता है भैया फिजिक्स का। तो 80 का पेपर है तो 20 का इसका प्रैक्टिकल होता है हमारा, 20 का हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो 80 का पेपर है तो 80 में टीएमए भी होगा, तो इसका 20% लेते हैं तो 20% इसका 16 होता है, तो 16 आपका इसमें टीएमए में चला जाता है, तो बचा 64। तो 64 हमारा ये मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होता है, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होता है इसमें, ठीक है। फिजिक्स में जो होता है मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स होता है इसमें, ठीक, 64। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे 20 मेरा प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल का 33% देखूँ तो 7 मार्क्स मेरा इसमें पासिंग होता है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे 64 है, तो 64 का अगर मैं पासिंग मार्क्स देखूँ, 64 का अगर मैं पासिंग मार्क्स देखूँ तो 33% पासिंग मार्क्स होता है, तो 21 नंबर मेरे आने चाहिए तो मैं फिजिक्स में पास हो पाऊँगा। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि 80 मार्क्स आपका टोटल है, 80 मार्क्स क्या है आपका टोटल, मतलब प्रैक्टिकल को हटा दो तो 80 मार्क्स का था, 80 में से मैंने 16 मार्क्स टीएमए के हटा दिए तो मेरे पास बचे कितना, थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स 64। अब 64 का भी मुझे मिनिमम मार्क्स निकालना है, वो 33%, वो 33% मार्क्स कितना है 21, और मेरा प्रैक्टिकल का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 है, 20 का 33%, पासिंग मार्क्स मुझे कितना चाहिए 7 पास होने के लिए, ज़्यादा मिल जाए तो बेटर है, लेकिन 7 मार्क्स मुझे पासिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं हम क्या है हमारा रिजल्ट किस तरीके से बनेगा, आते हैं, चलो चार्ट पे आते हैं। मेरा क्या है, जैसे फिजिक्स का आपको समझाया मैंने, 80 का होता है तो 64 ही हमारा थ्योरी का प्रैक्टिस जो मैक्सिमम मार्क्स होता है, तो 64 मुझे थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। इसका 33% मतलब पासिंग मार्क्स मिनिमम कहलाएगा, तो मिनिमम इसका 21 मार्क्स होगा। प्रैक्टिकल का मैं देखूँ तो प्रैक्टिकल मेरा 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स में से मुझे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, तो प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स मुझे पासिंग का चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं देखूँ मुझे कोई स्टूडेंट है, आप अपना भी चेक कर सकते हो, अगर फ्रेशर हो तो आपको टीएमए मार्क्स आपको मिला हुआ होगा आपके स्टेटस पे जाके, तो उस स्टूडेंट को जो है टीएमए में 14 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 16 मार्क्स का आपका टीएमए था, उसमें आपको 14 मार्क्स आपको मिल गए हैं 16 में से। अब कैलकुलेशन करेंगे हम पहले थ्योरी के मार्क्स का, फिर करेंगे हम प्रैक्टिकल के मार्क्स का, फिर हम इन मार्क्स को देखेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, लेकिन मैं इस तरीके को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखो और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा एक पीडीएफ के थ्रू। यहाँ पे ये देखिए आ गए फ्रेशर स्टूडेंट के ऊपर, तो यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट दिखा दिया, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड डेटा एंट्री है। मैं यहाँ सारे कैलकुलेशन दिखाऊंगा, फिर जाके वो आपको दिखाऊंगा मैं जो चार्ट दिखा रहा था। फिजिक्स है तो फिजिक्स में मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो है 64 होता है, मिनिमम थ्योरी मार्क्स मतलब इसी का 33% मार्क्स जो है 21 है। अब मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो आपका 20 है, प्रैक्टिकल में जो 20 मार्क्स का होता है उसका पासिंग मार्क्स 33% जो है वो आपका 7 मार्क्स है। टीएमए में टोटल मार्क्स, टीएमए जो टोटल मार्क्स का होता है वो 16 मार्क्स का होता है, और टीएमए के जो मार्क्स आपको मिले वो आपको 14 मार्क्स मिले। ये स्टेटस में आप देख सकते हो, आपका कुछ चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 14 आपको आउट ऑफ 16 भी मिल सकता है, या कम हो तो दिक्कत है, बस ये याद रखना 14 है, मैं ये 14 लेके चल रहा हूँ, आप अगर कम हो या ज़्यादा हो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला आपका काम होगा यहाँ पे मीन निकालना होगा थ्योरी के मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का। मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स का मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम मार्क्स और थ्योरी का और जो मिनिमम मार्क्स है उन दोनों को जोड़ दो, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो मैक्सिमम मार्क्स मेरा 64 था और पासिंग मार्क्स कितना था मेरा 21, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 64 + 21 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मेरा 42.5 ये मेरा मीन मार्क्स है मिल रहा है, ये कोई मार्क्स नहीं है मेरे को, ये मेरा मीन मार्क्स निकला है। तो मैं 42.5 को यहाँ पे 43 मीन मार्क्स लिख सकता हूँ, तो 43 मेरा आया है, लेट सपोज, ये समझ के रखना। अब मैं निकालूंगा, सेकंड मेरा निकालना है रेशो ऑफ टीएमए मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स। मैक्सिमम और जो मिनिमम है मतलब जो ऑब्टेन किया और जो आपका टोटल मार्क्स है उनका रेशो निकालेंगे। तो ऑब्टेन बाय में मैं यहाँ
टोटल करूँगा तो ऑब्टेन मेरा 14 मार्क्स मिला एंड मेरा जो टोटल मार्क्स था वो कितने का है 16 का। तो उन दोनों का रेशो निकालूंगा। तो अब मैं निकालूंगा कि मेरे को मार्क्स कितने मिल सकते हैं। तो ऑब्टेन मार्क्स इन फिजिक्स ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा मीन मार्क्स आया उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा TMA के रेशो से, ये फॉर्मूला। अब मीन मार्क्स मेरा कितना है 43 या 42.5 ले लो, कोई चेंज नहीं आना। उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, मेरा यहाँ पे जो था TMA रेशो 14/16 से। मैंने मल्टीप्लाई किया 14 से इसको, पहले इसको 14 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया फिर 16 से। मतलब मेरे थ्योरी के अंदर फिर मेरे 37 मार्क्स जो है 37 to 45 मार्क्स मेरे बन सकते हैं, अगर मेरे इस हिसाब से 14 मार्क्स मेरे आए हैं अगर TMA के अंदर, तो फ्रेशर स्टूडेंट के 14 मार्क्स फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री, वैसे मैं अभी फिजिक्स का कर रहा हूँ, तो 37 to 40 मार्क्स। अब मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करूँगा। सेम ही तरीका है प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। तो वो तरीका क्या है, अब देखो मैंने देखा कि मेरा मैक्सिमम मीन निकालूंगा, मैक्सिमम और मिनिमम प्रैक्टिकल मार्क्स का। तो मीन किस तरीके से देखा जाएगा, तो मीन देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम ये दो देखूंगा, मैक्सिमम और मिनिमम डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम मार्क्स मेरा 20 का था, पासिंग मार्क्स मेरा 7 था। उन दोनों को एडअप करके मैंने 2 से डिवाइड किया, तो इन दोनों को एडअप किया तो 27 आया, डिवाइड बाय 2 आया। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरा कितना आ गया 13.5। तो 13.5 को 14 भी लिख सकते हैं हम, या अप्रॉक्सीमेट हमारा 14 मार्क्स हो जाएगा। तो 14 मार्क्स नहीं है, 14 मीन मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स नहीं मीन मार्क्स है। अब हम ऑब्टेन करेंगे कि हमारा मार्क्स कितना आएगा भैया, मार्क्स भी तो हमें देखना है। तो हम मार्क्स को देखने के लिए सेम ही तरीका होगा कि फॉर्मूला है मीन मार्क्स मल्टीप्लाई TMA रेशो। तो मीन मार्क्स हमारा ये तो 13.5 या 14 मल्टीप्लाई क्या, जो हमारा TMA रेशो था। तो TMA रेशो क्या था, जो ऑब्टेन किया, कितना 14 ऑब्टेन हुआ था, कितने में से 16 में से। तो हम कर देंगे 14 कर दो, या 13.5 लिखा हुआ, तो 14 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 16। तो इन पूरे को कैलकुलेट करूँगा तो मेरे कितने मार्क्स बने, 12 मार्क्स मेरे बन जाएंगे। तो 12 मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल के अंदर बने। अब मुझे टोटल मार्क्स अगर फाइंड करना हो कि मेरे फिजिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरा थ्योरी का मार्क्स, मेरा प्रैक्टिकल का मार्क्स और मेरा TMA मार्क्स, तीनों को मैं ऐड अप कर दूंगा। तो थ्योरी का मार्क्स मेरा यहाँ पे 37 बना है एंड मेरा प्रैक्टिकल का मार्क्स यहाँ मेरा 12 बना था एंड जो TMA का मार्क्स है वो मेरा 14 था। उन तीनों को ऐड अप किया तो जो स्टूडेंट है उसका 63 मार्क्स इसमें बन जाएंगे आउट ऑफ किस में से, 100 में से। देखिए ये देखा जाए तो उस हिसाब से कम है, लेकिन आपके इस हिसाब से इतने ही बनेंगे। अब देखते हैं हम केमिस्ट्री के। अभी मैं वो चार्ट भी दिखाऊंगा। चार्ट में मैंने ऐसे लाइन वाइज लिख दिया, यहाँ मैंने पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो कैलकुलेशन आप पहले समझ लो, वो चार्ट आप देखोगे तो फिर अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब मैं केमिस्ट्री के मार्क्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सेम तरीका है केमिस्ट्री के भी मार्क्स कैलकुलेट करने का। पहले मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स देखूँ तो ये भी हमारा सेम ही होता है, फिजिक्स की तरह ही 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है। 80 का अगर मैं देखूँ 20% तो 16 मार्क्स का इसका TMA होता है। तो 16 मार्क्स का अगर TMA है तो 64 मार्क्स का क्या होगा, इसका थ्योरी होगा। अब 64 मार्क्स का अगर मैं देखूँ इसका 33%, मतलब पासिंग मार्क्स निकालूँ 64 का, तो 64 का पासिंग मार्क्स क्या होगा मेरा 21 होगा। तो यहाँ पे सेम ही कंडीशन है कि 64 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा पासिंग का, और मिनिमम मार्क्स हमारा 21 चाहिए पासिंग के लिए। प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स चाहिए, ठीक है, जो 20 होता है 20 का, और मिनिमम मार्क्स जो पासिंग है वो 7 चाहिए। अब TMA में वो स्टूडेंट को 16 में से 16 ऑब्टेन कर लिया है, देख रहे हो, 16 में से 16 मार्क्स मिले स्टूडेंट को TMA में। अब देखेंगे हम इनके थ्योरी मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं थ्योरी मार्क्स कितने ले पाते हैं, या अगर फुल मार्क्स लेके आए हैं तो थ्योरी मीन मार्क्स देखते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम का क्या करेंगे, ऐड अप करके 2 से डिवाइड, जो ऊपर किया था। मैक्सिमम मार्क्स कितना है 64 प्लस मिनिमम कितना है 21 पासिंग मार्क्स, इन दोनों का ऐड अप किया, 2 से डिवाइड किया तो 42 आया। लेट सपोज 43 मीन मार्क्स आया है, ठीक है। अब निकालेंगे हम यहाँ पे रेशो। रेशो क्या होगा TMA का, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो, मतलब अपॉन में। तो ऑब्टेन किया मैंने 16 में से 16 मार्क्स, तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरा जो आएगा, अगर डिवाइड देखो तो इसका 1 ही आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं फॉर्मूला जो बताया उस तरीके से। ऑब्टेन केमिस्ट्री मार्क्स अगर मैं देखूँ तो वो कहता है कि मीन मार्क्स को TMA रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। मीन मार्क्स हमारा आया था 42.5, मतलब लेट सपोज 43 आया था, और मल्टीप्लाई में कितना 16/16 तो 1 ही हो जाएगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ तो 43 मार्क्स मेरे यहाँ पे मिल जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर, जिस हिसाब से ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के हिसाब से मेरे को रिजल्ट में जो है 43 मार्क्स दिखने वाले हैं मेरे रिजल्ट के अंदर, थ्योरी के अंदर। अब मैं प्रैक्टिकल के मार्क्स देखता हूँ कि मेरे इस पे बेस्ड प्रैक्टिकल कितने बनेंगे। तो प्रैक्टिकल मीन देखूँ मैं कि जो मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स है और जो पासिंग है उन दोनों का ऐड अप करके देखूँ तो मेरा 13.5 मतलब 14 मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं प्रैक्टिकल के अंदर, मीन मार्क्स, मार्क्स नहीं मीन मार्क्स।
अब इस 14 मार्क्स का मैं अब क्या करूँगा, मीन मार्क्स को टीएमए रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है। ये भूलना मत, टीएमए रेशो, कहीं इसी को अपना मार्क्स मत समझ लेना। टीएमए रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका मार्क्स पता चलेगा। यहाँ तो फुल मार्क्स है, इस कारण से कोई चेंज नहीं आया। अगर यहाँ पे 15 हो जाता तो ये चेंज हो जाता, 12 के आसपास आता आपका नंबर, ये इतना नहीं आ पाता। तो 13.5 को मैंने 16/16 से किया तो 13.5 मतलब 14 नंबर ही मेरे प्रैक्टिकल के अंदर आएंगे। अब मैं टोटल मार्क्स अगर केमिस्ट्री के अंदर देखूँ तो टोटल मार्क्स किस तरीके से, थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड टीएमए। थ्योरी में मेरे 43 आए और प्रैक्टिकल में मेरे यहाँ पे 14 आए हैं एंड मैं टीएमए के अंदर मेरे 16 आए हैं। तीनों को एडअप करूँगा तो मेरे 73 मार्क्स मेरे टोटल आएंगे। अब इसी तरीके से मैथमेटिक्स का निकाला है। इन दो में तो प्रैक्टिकल थे लेकिन मैथमेटिक्स में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस तरीके से क्या देखेंगे, तो हम मैथमेटिक्स का अगर पेपर देखें तो मैथमेटिक्स का पेपर आपका 100 नंबर का होता है पूरा 12th क्लास में, और उसमें से 80 का जो होता है वो आपका थ्योरी का पेपर होता है एंड 20 का जो होता है वो आपका क्या होता है, टीएमए होता है। तो इसमें मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स जो है वो आपका कितना है, 80 है। तो 80 का पासिंग मार्क्स देखूँ मैं तो 26 मेरा 33% इसका होता है, पासिंग मार्क्स होता है 33%। अब मैं टीएमए के मार्क्स देखूँ तो टीएमए मेरा 20 नंबर का होता है। उसमें से जो स्टूडेंट है उनके स्टेटस पे चेक किया गया तो 19 मार्क्स उन्हें टीएमए में मिला हुआ है। तो इस हिसाब से उनका मार्क्स कैलकुलेशन करूँ मैथ्स का मैं, तो मार्क्स कैलकुलेशन कितना होगा मैथ्स में वो देखते हैं हम। तो मैथ्स में अगर मैं मार्क्स देखूँ तो मीन मार्क्स ऑफ थ्योरी अगर मैं देखूँ तो पहले हम मैक्स और मीन को ऐडअप करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो मैक्स मार्क्स हमारा 80 है, मीन मार्क्स हमारा पासिंग कितना है 26 डिवाइड बाय 2, तो इन दोनों को ऐडअप करके हमारा 53 वो डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 53 मीन मार्क्स आ गया हमारा। अब टीएमए रेशो, तो टीएमए रेशो कैसे निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो ऑब्टेन आपने 90 किया डिवाइड बाय 20 किया। तो देखो इसमें फुल नहीं है तो 53 नहीं आएगा, 53 को कम कर देगा। ये देखो कितना कम करेगा, एक ही मार्क्स कम है यहाँ पे, 20 में से 19 मिला है तो 53 मीन मार्क्स है। तो 53 को मैंने क्या किया 19/20 किया, तो देख रहे हो 50 मार्क्स उसे थ्योरी में मिल रहे। एक टीएमए का नंबर कम होने से, एक नंबर कम होने से आपके यहाँ देख लो 3 मीन मार्क्स में से कम हो गए 3 नंबर, 50 मार्क्स मिल रहे, 53 थे 50 मार्क्स मिले आपको। तो इस तरीके से आप देखो तो कितने मार्क्स बनेंगे टोटल। आप मार्क्स देखो तो थ्योरी के मार्क्स और टीएमए, प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, थ्योरी आप 50 बनी है और जो टीएमए के मार्क्स 19 थे उन दोनों को ऐडअप करके 69% मार्क्स आपके बन जाएंगे। अगर आप यहाँ देखो तो जिस हिसाब से वो होता है हमारा जो स्टूडेंट हैं पीसीएम के हैं, तो पीसीएम में आपका पीसीएम का ही रिजल्ट ज़्यादातर देखा जाता है एंड उसके बाद अगर लैंग्वेज हो तो एक लैंग्वेज जोड़ लिया जाता है। तो इनके अगर आप देखो तो फिर पीसीएम में 68% के आसपास आपके पीसीएम के मार्क्स बन जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको टीएमए के मार्क्स मिले हुए हैं। आप देखें इंग्लिश में किस तरीके से मार्क्स मिले इन्हें। तो इंग्लिश का मार्क्स आपका नॉट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो इंग्लिश का मार्क्स भी आपका वही होता है 80 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, क्योंकि 20 का टीएमए होता है और 80 में से पासिंग आपको 26 चाहिए और टोटल जो टीएमए मार्क्स है वो 20 का होता है और 10 आपको 14 किया गया। इसमें बहुत नाइंसाफ़ी की गई है स्टूडेंट के साथ। अगर 20 नंबर का तो 14 नंबर उन्हें स्टूडेंट को दिया गया है प्रैक्टिस टीएमए के अंदर। अच्छे मार्क्स दे देते तो बेटर रहता है ये, इसकी वजह से इनका रिजल्ट में ये इंग्लिश के मार्क्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है। देखो मीन मार्क्स अगर हम देखें तो पहले मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स और मिनिमम थ्योरी मार्क्स डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 80 + 26 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो यहाँ पे 53 मेरा मीन मार्क्स आया है, ठीक है, मीन मार्क्स। अब मैं इसे टीएमए रेशो से क्या करूँगा, मैं इसे मल्टीप्लाई। तो टीएमए रेशो मेरा कितना है 14 है डिवाइड बाय मेरा टोटल कितना 20 है। तो मीन मार्क्स मेरा 53 था, उसको मैंने क्या कर दिया 14/20 कर दिया। तो देख रहे हो एक नंबर ने तो 3 नंबर खा गया था, तो यहाँ पे तो 6 है, तो 6 नंबर कितना खाएगा, एक जो था मेरा 3 खा रहा था, तो 6 3 18 खाना चाहिए। तो यहाँ पे तो 18 नहीं खाया, 18 खाता तो कहाँ लेके चल जाता। ये फिर भी हमारा कितने मार्क्स खा गया 53 में से यहाँ पे पहुँचा दिया, मतलब इसने हमारा 16 मार्क्स फिर भी खा गया, 2 नंबर इसके हिसाब से कम। 37 नंबर ही हमारे किसमें इंग्लिश में आ पा रहे हैं इस हिसाब से। तो यहाँ पे 37 आ रहा है मार्क्स और 37 में आपका अगर टीएमए मार्क्स को जोड़ दूँ तो 50% मार्क्स आपके इस हिसाब से टीएमए में बहुत वो की गई है नाइंसाफ़ी। अगर आपके टीएमए के मार्क्स अच्छे हैं 14
14 नहीं, आपके 18 19 20 के आसपास है, तो इसमें मार्क्स आपके 51 बन रहे हैं। इस स्टूडेंट के 51 to 60 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपके TMA मार्क्स अच्छे हैं इस इंग्लिश सब्जेक्ट में या हिंदी लैंग्वेज कोई से में भी, तो आपकी जो मार्क्स बनेंगे वो 70 to 80 बन सकते हैं इसके अंदर, अगर TMA के मार्क्स अच्छे हैं तब, याद रखना। अब आते हैं इस स्टूडेंट के बाद डेटा एंट्री एक सब्जेक्ट है। डेटा एंट्री में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, देख लेते हैं। तो अब डेटा एंट्री का आपका जो पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब 40 मार्क्स का है तो 40 में भी आपका 8 मार्क्स का TMA होता है, तो बच्चा मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितना, 32 नंबर का, ठीक है। अब 32 में भी पासिंग मार्क्स पूछूँ आपसे मैं, तो 32 का पासिंग मार्क्स 11 होता है। 60 है तो 60 का पासिंग मार्क्स 20 होता है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिख दिया मैक्स थ्योरी मार्क्स कितना है मेरा 32 और मिनिमम थ्योरी मार्क्स कितना चाहिए मुझे 11 पासिंग मार्क्स जो है। अब मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितना है मेरा 60 और प्रैक्टिकल मार्क्स में मुझे कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, तो 20 चाहिए मुझे। अब TMA में मेरे कितने मार्क्स है, TMA में 8 में से नंबर मिलते हैं, लेकिन स्टूडेंट को 5 ही मिला है। अगर आपको 6-7 मिला हुआ है तो आप उसे लेके चलना, 5 को मत लेके चलना। मैं यहाँ पे उस स्टूडेंट के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, उनके जो मार्क्स स्टेटस थे उसके हिसाब से। तो थ्योरी मार्क्स अगर देखा जाए तो थ्योरी मार्क्स में अगर देखा जाए किसका, तो थ्योरी मार्क्स में मैक्सिमम और मिनिमम लिया जाएगा डिवाइड बाय 2। तो मैक्सिमम और मिनिमम को डिवाइड बाय 2 किया तो 22 आया मीन का। मैक्सिमम क्या है इसका 32 एंड मिनिमम क्या है इसका 11। इन दोनों का एडअप करके 2 से डिवाइड किया तो 22 मिनिमम मार्क्स उनको मिल सकते हैं, ठीक है। जो मीन मार्क्स है 22 होगा। अब TMA रेशो देखा जाए तो TMA ऑब्टेन मार्क्स आपका 5 है एंड जो टोटल मार्क्स है वो आपका 8 है, ये आ गया। अब मैं थ्योरी में मार्क्स ऑब्टेन हुआ है, फॉर्मूला सेम जा रहा है यार, कोई चेंज नहीं है, बस फॉर्मूला एक का आप माइंड में बिठा लो। थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन करना है, मीन मार्क्स को बस TMA रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। मीन मार्क्स मेरा 22 आया था, TMA रेशो मेरा 5/8 है, इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा 13.75, मतलब 14 मार्क्स मुझे थ्योरी के अंदर मिल सकता है इसमें। अगर मुझे थ्योरी में 14 मार्क्स मिल रहा है, देख रहे हो थ्योरी में 40 में से 14 मार्क्स मिल रहा है, किसके वजह से, TMA के वजह से बस खराब हुआ है ये मार्क्स हमारा। अब देखेंगे हम प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल में मीन मार्क्स निकालूँ मैं मैक्सिमम और मिनिमम का, तो यहाँ मेरा 60 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स मुझे पासिंग चाहिए होता है, डिवाइड बाय 2। तो इस सब से करूँगा तो मेरा 40 मीन मार्क्स होगा, 40 जो होगा वो मेरा मीन मार्क्स। अब रेशो देखा जाएगा TMA का, तो TMA का रेशो ये 5 की जगह और ज़्यादा होता ना यार, तो और अच्छे मार्क्स बनते यहाँ, लेकिन स्टूडेंट को 5 नंबर मिला है रेशो में, तो 5/8 हो जाएगा, 5 नंबर उससे मिला है और 8 टोटल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ TMA रेशो को लूँगा मैं, तो प्रैक्टिकल मार्क्स निकालने के लिए मीन मल्टीप्लाई में TMA रेशो, तो मीन हमारा 40 आया था, मल्टीप्लाई में TMA रेशो हमारा 5/8 आया है। तो इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे प्रैक्टिकल के अंदर 25 मार्क्स मुझे मिल सकते हैं 60 में से, ये मार्क्स TMA के वजह से कम हुआ है। अब मुझे टोटल मार्क्स अगर मैं देखूँ स्टूडेंट के, तो थ्योरी में, प्रैक्टिकल और TMA में, डेटा एंट्री में तो 14 मार्क्स थ्योरी में मिला है, प्रैक्टिकल में 25 एंड TMA में 5 मार्क्स, तो 44 मार्क्स स्टूडेंट को मिल सकता है इस हिसाब से। तो 44 टू कितने मार्क्स आपके अगर देखें तो 44 to 50 मार्क्स उस स्टूडेंट को इस सब्जेक्ट में डेटा एंट्री में मिल सकता है, अगर TMA के मार्क्स 5 मिले हैं तो। अगर मैं जिस हिसाब से रिजल्ट देखूँ इनका स्टूडेंट का पूरा रिजल्ट 5 सब्जेक्ट का, तो उनके रिजल्ट का जो मार्क्स मिल रहे हैं वो इस हिसाब से ये मिला है। तो इसका टोटल मार्क्स 300 बन रहा है, तो 500 में से इसमें मैं रिजल्ट देखूँ तो 60% इनका रिजल्ट टोटल बन रहा है और PCM में 68% रिजल्ट इनका स्टूडेंट का बन पा रहा है। ये PDF आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का सोचा आपको कि अच्छे तरीके से आपके माइंड के अंदर पूरा अच्छे तरीके से बैठ जाए, कि आपको और कोई चीज़ ना देखने के लिए पड़े कि आपको अच्छा ये यहाँ नहीं समझ आया, ये चीज़ नहीं समझ आया, बस आपको समझ आ जाना चाहिए अच्छे तरीके से। अब देखते हैं हम उस चार्ट को, हमारा जो चार्ट था यहाँ पे, चार्ट जो दिया हुआ था हमने बनाया था, ये रहा हमारा चार्ट। इस चार्ट को मैं दिखा देता हूँ, अब अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिजिक्स में 64 था मार्क्स, उसमें थ्योरी में पासिंग मार्क्स 21 था, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स था, ठीक है, और उसका पासिंग मार्क्स 7 मार्क्स था। TMA में ऑब्टेन किया 14 मार्क्स, TMA का टोटल मार्क्स आपका 16 है, ठीक है। अब कैलकुलेट किया मैंने थ्योरी मार्क्स को, तो थ्योरी मार्क्स के लिए मैंने पहले मीन निकाला, किसका, इन दोनों का, 64 + 21 का मीन डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई में TMA रेशो 14 मल्टीप्लाई में 16, जो वहाँ पे फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डिजिट लगा दिया, यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या लगा दिया यहाँ पे
मैंने डिजिट लगा दिया, ये देखो। तो ये कैलकुलेशन किया, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरा 37 मार्क्स आया था, वहाँ पे जो आया था वही यहाँ पे आया। और फिर मेरा प्रैक्टिकल का कैलकुलेशन जो वहाँ पे मैंने कर रखा था, वहाँ कैलकुलेशन दिखा रखा है, वही कैलकुलेशन करके मेरा प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे 12 आ गए। अब इन सबको ऐडअप करके मेरे 63 मार्क्स मेरे फिजिक्स में बन गए। ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स निकाले, तो केमिस्ट्री में मेरे 73 मार्क्स बने थे, वहाँ पे देख लिया। आपका यहाँ थ्योरी का ये मार्क्स है, इस थ्योरी का पासिंग मार्क्स मेरा 21 है, प्रैक्टिकल के मार्क्स 20 है, इसका पासिंग मार्क्स मेरा 7 है। और मेरा जो टीएमए में मार्क्स टोटल मार्क्स 16 का है, मुझे मिले भी 16 ही। इसका मैं कैलकुलेशन करूँ अगर थ्योरी का, तो थ्योरी का पहले इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, फिर टीएमए के मार्क्स का क्या करूँगा, रेशो निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये चीज़ करके मेरा यहाँ से मेरा 73 आ गया। मैथ्स में देखूँ तो 69 आया, इंग्लिश में देखूँ तो 51 आया जो वहाँ पे आया था, एंड डेटा एंट्री में देखूँ तो मेरा 44 मार्क्स यहाँ पे बन पा रहा है। तो ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। चार्ट को कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे, और कैलकुलेशन के लिए वो PDF मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा, देखो 60% मार्क्स स्टूडेंट जो है ऑब्टेन कर रहा है टोटल एग्रीगेट। तो फिजिक्स का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स 60 होता है, मिनिमम 21, मैक्सिमम प्रैक्टिकल 20। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये फॉर्मूला बस याद रखना, पहले आपको मीन निकालना है, फिर रेशो निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों में कंडीशन है, प्रैक्टिकल में भी थ्योरी में भी, पहले मीन निकालना है, फिर ऑब्टेन करना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आपका थ्योरी मार्क्स देख सकते हो यहाँ पे 63 निकल गया। तो ये तो सीनियर सेकेंडरी के लिए था। अब हमारे प्यारे बच्चों 10th के लिए भी तो देख लेते हैं। तो 10th के लिए जैसे मैंने यहाँ पे देखा, फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, जो भी आपको पहले बताया गया अभी फॉर्मूला वही रहेगा। जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है 10th के स्टूडेंट के पास, तो हिंदी सब्जेक्ट में यहाँ थ्योरी के मार्क्स 80 का होता है, मतलब ये जानते हो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो 20 तो आपका टीएमए होता है, तो बचा कितना 80 मार्क्स आपका जो बचा, 80 मार्क्स का आपका क्या होता है, थ्योरी होता है। तो 80 मार्क्स यहाँ पे थ्योरी का लिया गया। 80 का पासिंग मार्क्स जो होता है वो 26 होता है। प्रैक्टिकल होता नहीं हिंदी में, प्रैक्टिकल के मार्क्स ही नहीं लिए जाएंगे। फिर ऑब्टेन किया, 16 मार्क्स मिला है 10th वाले स्टूडेंट को, 16 मार्क्स मिला है टीएमए के अंदर 20 में से। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा, तो एवरेज निकला यहाँ देखो 80 प्लस में 26 डिवाइड बाई 2 किया गया, तो एवरेज निकाल लिया गया। एंड देन इस 16/20 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद जो भी थ्योरी के मार्क्स कैलकुलेट हुए 42 हुए, तो 42 थ्योरी के मार्क्स हो जाएंगे, और प्लस में टीएमए के मार्क्स जो 16 मिले, इन दोनों को ऐडअप करके मेरा टोटल मार्क्स 58 बन जाएगा। फॉर्मूला जो मैंने वहाँ PDF में दिखाया ना यार, उसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। पहले क्या करना है, पहले इन दोनों का मीन निकालना है, 80 प्लस 26 का डिवाइड बाई 2, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ से मेरा 106 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से करूँगा तो मेरा 54 आ जाएगा, 54 मार्क्स मतलब मीन मार्क्स। तो 54 मेरा क्या आया, यहाँ से मीन मार्क्स आया, तो 54 मीन मार्क्स मल्टीप्लाई में क्या आएगा मेरा यहाँ पे टीएमए रेशो। तो टीएमए रेशो क्या है यहाँ पे 16 डिवाइड बाई 20, तो इससे करूँगा मैं, तो यहाँ से मेरा क्या होगा, इससे इसे मल्टीप्लाई फिर डिवाइड 20 करूँगा, तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ गया, कितना 42 आया है, चेक कर लेना। और उसमें टीएमए को ऐड कर दिया तो मेरा 58 मार्क्स बन रहा है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे फिर इंग्लिश का निकाला है, सेम ही तरीका इंग्लिश में निकालने का। इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, थ्योरी के मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, फिर 26 पासिंग मार्क्स चाहिए होता है, प्रैक्टिकल होता नहीं है। और इसे 18 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 20 में से। फिर इस सेम फार्मूला निकाल के कैलकुलेट किया, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं 48 मार्क्स उसे मिलेंगे इस हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से। और 18 मार्क्स उसके किस में आए हैं, टीएमए के अंदर। तो 66 मार्क्स उन्हें मिल सकते हैं रिजल्ट के अंदर, 66 से 70 के। एसएसटी में देखो तो एसएसटी भी आपका यही होता है, कोई भी आपका प्रैक्टिकल नहीं होता, तो 80 का पासिंग मार्क्स 26, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं, खाली छोड़ दिया। 15 मार्क्स मिले 20 में से। आपके टीएमए मार्क्स चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 15 ही मिले, आपको आउट ऑफ 20 भी मिल सकते हैं, 19 भी मिल सकते हैं, 18 भी मिल सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट को 15 मिल रहा है, इस हिसाब से मैं 15 लेके चला हूँ इसमें रिजल्ट में। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा 15 है, तो 15 देखा गया 20, तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट को एसएसटी में 40 मार्क्स मिल रहे हैं, और उसमें 15 जोड़ के 55 मार्क्स स्टूडेंट को मिल पाएंगे। तो ऐसे ही कैलकुलेट आप साइंस का कर लोगे। इस बार ये प्रैक्टिकल है, तो पहले इसमें देखो प्रैक्टिकल है, तो ये याद रखना 85 मार्क्स का साइंस का पेपर होता है आपका पूरा, इसमें 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। 85 का अगर आप देखो तो 85 का 20% अगर टीएमए का निकालूँ मैं, तो टीएमए मेरा 17 मार्क्स का होता है, टीएमए मेरा 17 का, तो 17 इसमें से माइनस कर दूँ तो 67 to 68 जो होता है मेरा, 68 लेट सपोज 68 मार्क्स का मेरा क्या होगा, पेपर होगा। तो 68 मार्क्स का मेरा यहाँ पे क्या हुआ, मेरा पेपर होगा 68 मार्क्स का, मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स। इसमें से पासिंग मार्क्स मुझे क्या चाहिए होगा, 22 मार्क्स चाहिए होगा। और मेरा प्रैक्टिकल जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है, मुझे पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होगा, 5 मार्क्स चाहिए होगा पासिंग के लिए।
मेरा जो TMA होता है वो 17 मार्क्स का होता है, मुझे मिला है जो मेरे स्टेटस पे शो कर रहा है 13 मार्क्स। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले थ्योरी के मार्क्स को देखूंगा। तो थ्योरी मार्क्स निकालने के लिए 68 + 22 डिवाइड बाय मैं 2 करूँगा, तो इसका एवरेज निकालूंगा पहले। तो एवरेज कितना हो जाएगा मेरा 68, यहाँ पे करूँगा तो आ जाएगा 70 90, तो 90 डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरा 45 आ जाएगा इस हिसाब से। तो मेरा 45 आ गया, इसका इन दोनों का एवरेज मेरा 45 आ गया। मल्टीप्लाई में क्या TMA का रेशो, तो TMA का रेशो क्या आ गया 13/17, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इस हिसाब से कितना आ जाएगा 34 मार्क्स मुझे साइंस में मिल पाएंगे। इसी हिसाब से मैं प्रैक्टिकल को भी निकालूंगा। तो प्रैक्टिकल क्या निकालूंगा मैं, प्रैक्टिकल निकालने का तरीका यहाँ पे देखो, मेरे प्रैक्टिकल में है 15 मार्क्स मेरे टोटल मैक्सिमम है और 5 मार्क्स मेरे मिनिमम है। तो 20 हो जाए, 20 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसे TMA रेशो से मल्टीप्लाई करूँगा तो TMA रेशो मेरा यहाँ पे 13 मिला हुआ है और 17 में से, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इस हिसाब से मेरे को जो TMA में मार्क्स है वो मेरे जो मतलब जो प्रैक्टिकल में मार्क्स है वो मेरे को 8 मिल पाएंगे और TMA में मुझे 13 मार्क्स मिलेंगे। इन सबको ऐडअप करके मेरे 55 मार्क्स मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका यहाँ पे डेटा एंट्री भी दे रखा है, तो डेटा एंट्री का भी इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ा या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है यार, फॉर्मूला सेम लगा रहा हूँ मैं हर जगह। आप देखो तो क्या बस मीन निकालना है, पहले दोनों को जोड़ के 2 है 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई TMA रेशो जो मिला है डिवाइड बाय जितने से मिला है उसको डिवाइड करके यहाँ पे TMA रेशो निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा। कोई बड़ा बात तो है ना यार, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट को जितने मार्क्स मिले हुए थे सबको मैंने ऐडअप कर दिया, तो 295 मार्क्स बन रहे स्टूडेंट के। कितने में से 500 में से, तो 59 मतलब अप्रॉक्सीमेट 60% जो है स्टूडेंट के मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप देखो तो इस तरीके से अगर उनके रिजल्ट अगर आता है तब TMA का जो रिजल्ट है, TMA में आपके मार्क्स इस तरीके से शो करते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्त, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट्स के लिए ऑन स्पॉट के अंदर आए थे कि मेरे को इम्प्रूवमेंट्स का एग्ज़ाम देना है, तो ऐसे बच्चों का कोई एग्ज़ाम तो हुआ नहीं। आप तो इम्प्रूवमेंट्स के लिए आए थे और कोई एग्ज़ाम नहीं हुए, तो दोस्त आपको मार्क्स कैसे दिया जाएगा। तो जो बच्चे इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर ऑन स्पॉट के अंदर एडमिशन लिए थे उन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं आएगा, उन बच्चों को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब भी सिचुएशन ठीक हो जाए। जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट्स के लिए एनएस बोर्ड में आए थे और ऑलरेडी दोस्त वो सभी सब्जेक्ट में पास होते हैं, बस वो इम्प्रूवमेंट्स के लिए आते हैं एनएस बोर्ड के अंदर। तो भाई इम्प्रूवमेंट्स के लिए आए तो एनएस बोर्ड के अंदर जो आपका मार्क्स है वो वही वाला पहले वाला मार्क्स है, तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे। कोई मार्क्स कोई एग्ज़ाम वगैरह तो हुआ नहीं, इसलिए आपके फिर से जब भी सिचुएशन ठीक हो जाए तो एग्ज़ाम होंगे। बाकी दोस्त इस नोटिफिकेशन में जो जो भी बात थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं है दोस्त जो मैंने आपको छोड़ा होगा। ठीक है दोस्त, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ चलिए दोस्तों, बाकी और भी कोई आपका डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्रैक्टिकल्स वगैरह हो आपकी हुए नहीं है तो प्रैक्टिकल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी मार्क्स एनएस बोर्ड आपको खुद देगा, जिसके निकालने का तरीका एनएस बोर्ड ने भी फॉर्मूले में समझाया है। लास्ट अगर आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं आपके पास तो उसी सब्जेक्ट के एवरेज निकाल के प्रैक्टिकल्स आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। बाकी दोस्त इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अच्छे से अगर आपने समझ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दोस्तों आपका जो मीन निकाला है उसी को TMA के रेशियो से बस मल्टीप्लाई करके यार सब कुछ निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, बहुत ईजी फॉर्मूला है, अच्छे मार्क्स सबके आएंगे, टेंशन मत लो। बस लड़ाई हमें इस चीज़ की करनी है कि एटलीस्ट कॉलेज में एडमिशन लायक परसेंटेज मिल जाए, वरना तो प्रमोशन के नाम पे एनएस बोर्ड अगर धोखाधड़ी करता है तो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड एनएस बोर्ड इस बार खुद तोड़ देगी परसेंटेज इस तरीके से देकर। तो दोस्त अब लड़ाई लड़नी है हमें इस तरीके से हर एक बच्चों को अच्छे परसेंटेज दिलवाने के लिए। अगर आप सपोर्ट करते हो दोस्त तो आपका भाई आज से लड़ाई करेगा, चाहे दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाना पड़ जाए। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को अपना प्यार देना, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो शूट करने में। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।